गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 6 चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो आपका न्यूमेरिकल एंड थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कपल ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स। And if we talk about these videos, then these are the short videos which can give you the complete understanding of the complete chapter, so that you will be able to cover the important topics just before the exams, and which will help you to score more and more marks. So let's quickly start with our sixth chapter. सो सिक्स चैप्टर की अगर हम बात करें, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है। इट्स सिंपली हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, लाइक जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम वेदर की बात करते हैं कि अच्छा आज बारिश हुई है, कल बारिश होगी, या 3 दिन बाद बारिश होगी, या 1 महीने बाद मौसम कैसा रहेगा। सो दैट ऑल कम्स अंडर द फोरकास्टिंग। सो इट्स सिमिलर थिंग फॉर द डिमांड एज वेल, कि वी आर फोरकास्टिंग या वी कैन से वी आर प्रिडिक्टिंग द demand of an organization products and services in a specific time period in the future. डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी भाई। एक कंपनी है, कंपनी जब कोई प्रोडक्ट्स बना रही है, उसे कितने बनाने हैं, उसकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड कितनी रहेगी, क्या वो प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो जाएंगे या फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग जो पूरी कंपनी है वो उसी के अकॉर्डिंग गवर्न करती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड फोरकास्टिंग आपकी प्रॉपर हो एंड इट विल give you to the estimated correct values, right? So let's discuss about firstly we discuss about the several types of demand forecasting. So yes, or we can say the basis of the demand forecasting. So it's divided into three things. The very first one is the level of forecasting, second is the time period involved, and the third one is the nature of products, right? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, सो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जैसे माइक्रो और मैक्रो लेवल के अंदर, कि माइक्रो आपका छोटे लेवल पे होता है, मैक्रो आपका बिगर लेवल पे होता है। सिमिलरली आपकी जो फोरकास्टिंग है वो भी आपकी छोटे और बड़े लेवल पे होती है। जिस इसमें इतना डिफरेंस है कि हमने इंस्टेड ऑफ 2 क्राइटेरिया हमने 3 डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए हैं। सबसे छोटे लेवल पे आपको हो गई एक कंपनी, लाइक इट्स अ फर्म। उससे नेक्स्ट आ गया आपकी एक इंडस्ट्री, एंड उसके बाद आ गया आपका इकोनॉमी। अगर हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझे, लाइक किया मोटर्स की मैं बात करूं या फिर टाटा मोटर्स की बात करूं, सो दिस इज अ फर्म लेवल। मैं फर्म लेवल पे डिमांड फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट मे बी फ्यू मंथ्स और मे बी नेक्स्ट फ्यू इयर्स टाटा मोटर्स की कार्स की क्या डिमांड रहेगी। देन नेक्स्ट इट कम्स टू द इंडस्ट्री लेवल। ऑटोमोबाइल्स का मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या लोग ज्यादा कार परचेज करेंगे, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, मे बी टाटा, मे बी फोर्ड, मे बी किया, मे बी एनी मे बी टोयोटा और एनी अदर कंपनी। पूरे इंडस्ट्री पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड द थर्ड इज द इकोनॉमी। पूरे कंट्री वाइड उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उससे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा या आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन होगी। वो पूरा आपका हो गया इकोनॉमी लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, राइट। Then next comes as the time period. So it's very straightforward, short term and long term. Short term आपका normally आपका 1 साल से कम का पीरियड रहता है, 6 महीने 8 महीने, and long term means maybe around 5 years 7 years, maybe extended up to 10 20, it's very long term plans. Then next is the type of or you can say the nature of goods. सो इसमें दो टाइप्स के आपके गुड्स आते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड इज द कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स मींस जो कि कंज्यूमर्स के लिए है, दैट इज फॉर द एंड यूजर और फॉर द एंड प्रोडक्शन, सॉरी फॉर द एंड यूजर कंजप्शन। एंड जो कैपिटल गुड्स है, दैट आर बेसिकली द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड टू टू प्रिपेयर द कंज्यूमर गुड्स। नॉर्मली जो हम डेराइव डिमांड में भी हमने पहले पढ़ा था, जो रॉ मटेरियल की तरह काम में आते हैं, दैट आर द कैपिटल गुड्स। सो डिमांड फोरकास्टिंग इज डिवाइडेड इनटू दीस थ्री कैटेगरीज। नॉर्मली इस पे theoretical question नहीं आता है, so that's why I didn't mark it as important, but yes, we can expect one MCQ question, even not more than that. So it's not much important, but yes, it's straightforward, so maybe you can just read it once. Then next comes as certain other things, like we discuss need for the demand forecasting, factors involving the demand forecasting, and steps in the demand forecasting. So ये तीनों ही टॉपिक्स में किसी पे भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। So maybe you just need to read all these once. It's very easy to understand. लाइक अगर हम नीड की बात करते हैं, देन इट्स द सबसे पहली जो नीड रहती है, दैट इज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट। आपका कितना माल आपको प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। लाइक मुझे 100 यूनिट्स बनानी है, 1000 यूनिट्स बनाने हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड।
अगले 6 महीने के अंदर उसका क्या प्रिडिक्शन हो सकता है या मेरी कितनी डिमांड और बढ़ सकती है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड। देन फोरकास्टिंग द सेल्स फिगर, ऑब्वियसली मेरी डिमांड होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग मेरी सेल्स की भी फोरकास्टिंग होगी। सो इट्स एन इनडायरेक्ट वे टू जस्ट आइडेंटिफाई द सेल्स। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। जब आपके पास एक एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं देन यू कैन इजीली कंट्रोल द फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, लाइक मुझे और रिसोर्सेज हायर करने हैं, मुझे नया कोई बिल्डिंग सेट करनी है, मुझे कोई एडिशनल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मुझे मशीनरी की और रिक्वायरमेंट है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इज इन अ बेटर कंट्रोल। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल इन इन्वेंट्री। तो अगेन इन्वेंट्री जो आपकी फिनिश गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, मुझे सामने से कितना रॉ मटेरियल चाहिए, बिकॉज अगेन जब मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो आई विल रिक्वायर रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल के लिए अगेन मुझे सामने वाली कंपनी को ही बोलना पड़ेगा। सो कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास मशीनरी है, बट जब तक रॉ मटेरियल नहीं है आई कांट प्रिपेयर एनी फिनिश गुड्स, राइट। असेसिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, आपको रिसोर्सेज इंक्रीज करने हैं, वो सब आपका इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज एश्योरिंग स्टेबिलिटी। आपके जो ऑपरेशंस हैं वो एक स्मूथली फंक्शन करते रहें, एक स्टेबल मैनर में करते रहें, ताकि जो भी आपकी पॉलिसीज हैं या फिर आपकी जो भी बिजनेस नीड्स हैं वो एक उसमें कोई मीन्स जो भी टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो उनको कैटर कर पाए। ऐसा नहीं हो कि suddenly कुछ फ्लक्चुएशन आया एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप दिस रिक्वायरमेंट्स, मे बी इन अ पॉजिटिव नोट और ऑन द नेगेटिव साइड। लास्ट इज द प्लानिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज। इट्स नॉट ओनली कि हम कंट्री वाइड ही काम कर रहे हैं, मेनी कंपनीज वर्क विद अदर कंट्रीज एज वेल। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर प्लानिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी शुड बी क्लियर। सो ऑल these factor forms the part of the need of demand forecasting. Then next comes as the various factors which are involving in the demand forecasting. सो इसमें अगर हम बात करें तो फैक्टर जो होते हैं वो आपके इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल, आपके एक्सटर्नल में आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन फैक्टर्स को रीड करेंगे सो इट ऑल रिलेट्स टू द जो हमने इनिशियली माइक्रो या मैक्रो लेवल पे स्टडी किया था, ये वही पॉइंटर्स हैं, राइट। लाइक फर्स्ट वन इज द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, second is the existing condition of the industry, existing condition of the organization, prevailing market condition, sociological conditions, psychological conditions, competitive conditions and import export policies। कुछ इसमें इंडस्ट्री लेवल पे हैं, कुछ आपके इंडस्ट्री फर्म और कुछ आपके इकोनॉमी लेवल पे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप कम्स एज द स्टेप्स इन द डिमांड फोरकास्टिंग। सो इस पे आपका जनरली एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द वेरियस स्टेप्स की अगर हम बात करें सो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट वन इज द स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, सेकंड is determining the time perspective, third one is selecting the method for forecasting, then fourth one is collecting and adjusting the data, and last but not the least interpreting the outcomes। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, तो हमें हम कोई अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एंड गोल क्या है, राइट। आपकी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मार्केट की डिमांड है, इंडस्ट्री है लेवल पे है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, तो आपकी माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप डिमांड फोरकास्टिंग कर किसके लिए रहे हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं, बिकॉज दोनों केसेस में आपके जो इंटरमीडिएट फैक्टर्स है वो डिफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साल का मैंने किया इंटू 10 किया तो वो 10 ईयर्स का हो गया, राइट। एवरी इन्फ्लेशन चेंजेस, इन्फ्लेशन फैक्टर कम्स इनटू द पिक्चर, resources and lot many internal factors comes into a picture because it's a dependent factor on various independent factors। so it's important के टाइम पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, एक साल है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, वट एवर द टाइम पीरियड इज। The next is selecting the method of forecasting. Forecasting के multiple methods हैं that we will be covering in the next slides। So कौन सा method best suit करेगा based on the data availability, आपके पास कौन सा डेटा है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इट डिटरमाइंस कि कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अब आपने डेटा का मेथड आपने अप्लाई कर लिया, अब आपको डेटा आपको कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। एंड लास्टली कम्स एज द इंटरप्रेटिंग द आउटकम्स। अब आपके पास डेटा हो गया, फाइनल रिपोर्ट्स आपने बना ली, नाउ यू जस्ट नीड टू इंटरप्रेट दोज वैल्यूज। लाइक सपोज 10, 20, 30, 40 दिया हुआ है बट इट मीन्स नथिंग, यू नीड टू इंटरप्रेट, राइट। जब तक आप इंटरप्रेट नहीं करेंगे then there is no use of demand forecasting। so these are the certain steps, it's important to read this one, it's very easy and scoring, right। so it's a 2 page of steps and 2 page के हैं books में, so just read it once।
Then next comes is techniques of demand forecasting. That is again one of the most important topic. इसमें भी आपका एक descriptive question बन सकता है. So just study all these and definitely इस पे एक या दो MCQ questions तो आते ही हैं. So again these are 3-4 pages but it's important to study. राइट बात करते हैं टेक्निक्स की. सो टेक्निक्स आपकी नॉर्मली दो टाइप्स की है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव मीन्स जहाँ पे you are rely on collecting all the data of buying business behaviors, buying behavior of the consumers from experts. जहाँ पे आपके पास existing data नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप डेटा बनाएंगे कैसे, आप सर्टेन मेथड से आप कलेक्ट कर सकते हैं वो डेटा. एंड क्वांटिटेटिव वहां जहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है अवेलेबल और उनके बेसिस पे आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वालिटेटिव में एक पॉइंट और है, इट इज फॉर द शॉर्ट टर्म एंड क्वांटिटेटिव इज द लॉन्ग टर्म. क्वालिटेटिव जहाँ पे आपका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है और क्वांटिटेटिव जहाँ पे आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है. तो क्वालिटेटिव जैसे कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसको ऑब्वियसली कोई बैकलॉग या कोई डेटा नहीं होगा. सो इन दैट केस यू रिक्वायर अ क्वालिटेटिव मेथड. राइट. अब इसके मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट वन इज सर्वे मेथड. सर्वे मेथड नाम से ही पता लग रहा है आप सर्वे कंडक्ट कराएंगे. सर्वे में आपके नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं. वन इज द complete enumeration and the second one is sample survey. So complete enumeration means it's a census method. In this almost all the potential users are contacted. Suppose मैं कोई luxury brand बेच रहा हूँ, means maybe some very precious thing which I know के these are the 1,000 businessmen only who can afford this, so I can just connect with all of them to just get the data. It means आप पूरी population पे वो काम कर रहे हैं. Right. आप उनसे सारी information gather कर रहे हैं and based on that you just do your demand फोरकास्टिंग. बट सैंपल सर्वे में क्या होता है, जहां पे आपके पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी गाय. तो आप कुछ एक यूजर से कनेक्ट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट डिराइव्ड कि अच्छा इन 10 यूजर्स में से 8 को ये है, 8 की ये रिक्वायरमेंट है, 2 की ये है. सो अगर सपोज 10 में ये है तो 1 करोड़ में क्या होगा, इट्स 80 lakhs एंड 20 lakhs इन दैट वे. राइट. तो this is the way how we can just do the via sample survey. Normally sample survey ही preferred किया जाता है because जब भी हम कोई product बनाते हैं that is not for the specific community or specific people, it's for the whole population in a country wide. And obviously 100 crore की population, more than 100 crore in India, it's not possible to connect with each and every guy. So that's why we just follow the sample survey method. Then next comes as the opinion pools. Opinion pools में क्या होता है, जिसमें आप नॉर्मली जिनके पास मार्केट की नॉलेज होती है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होता है, उनके थ्रू हम उनकी ओपिनियन लेते हैं बिकॉज दे आर द बेस्ट हु कैन जस्ट गाइड यू. ऑब्वियसली आपको एनएमआईएमएस का कुछ डिस्कस करना है तो आप उसके एक्सपर्ट से ही बात करेंगे, ऐसे नहीं है आप किसी भी बंदे से बात करेंगे. तो सिमिलर वे दे नो कि अच्छा मुझे प्रोडक्ट बेचना है, पेन पेंसिल बेचना है, तो आई विल कॉन्टेक्ट विद दोस स्पेशलाइज्ड पर्सन जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर काफी ईयर्स हैं, सो दैट दे विल गिव देयर बेस्ट ओपिनियन. राइट. तो नॉर्मली एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि डैश टेक्स द ओपिनियन ऑफ दोज हु पोजेस द आंसर योर ओपिनियन पोल. तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सेल्स फोर्स मेथड है, आपका डेल्फी मेथड है और टेस्टिंग मेथड है. तो सेल्स फोर्स मेथड में क्या रहता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो गेट इन टच विद द कंज्यूमर ऑफ द स्पेसिफिक एरियाज, उनसे कम्युनिकेट करके दे जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन. डेल्फी मेथड में आपके जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप फीडबैक लेते हैं. एंड नेक्स्ट इज टेक्स्ट मार्केटिंग, जहाँ पे आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप कंज्यूमर से ही उनकी राय लेते हैं. राइट. डेल्फी मेथड पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट, आपके बुक में उसके स्टेप्स दिए हुए हैं. Let's quickly see. Testing building to conduct and monitor the Delphi method, then selection of the expert panels, develop questionnaires, check validity, then distribution of the first level of questionnaire, then analysis of the first level questionnaire, then develop second level of questionnaire, then distribute second level, analyze second level, and finally preparation of the report. So दो phases में आपका हो गया. फर्स्ट लेवल पे आप फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड पे सेकंड लेवल पे कर रहे हैं और बाद में उसका आउटकम निकाल रहे हैं. राइट. दीज आर द क्वालिटेटिव मेथड्स. देन नेक्स्ट कम्स एज द क्वांटिटेटिव मेथड्स, जहाँ पे आपके पास डेटा है, आप किसी बंदे के पास नहीं जा रहे हैं डेटा के लिए, आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में डेटा है, उनके बेसिस पे आप कुछ एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं. सबसे पहले की अगर हम बात करें इसका टाइम सीरीज एनालिसिस, तो टाइम सीरीज इज बेसिकली जब आप प्रीवियस डेटा के बेसिस पे आप फ्यूचरिस्टिक कुछ फोरकास्टिंग कर रहे हैं. इसमें नॉर्मली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. द वन इज द सेक्युलर कंपोनेंट, जो कि आपका एक फिक्स डायरेक्शन में आपका चलता है.
साइक्लिक वेरिएशंस जो आपके हर एक साइकिल में वेरी करते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले स्टार्ट होता है, फिर पीक पे जाता है, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन आता है, तो सिमिलर दीज आर द साइक्लिक वेरिएशन। देन द सीजनल वेरिएशंस, कुछ एक पर्टिकुलर सीजन पे आते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं अम्ब्रेलास की, वो बारिश में रहेगा। हीटर्स की बात करूं, दैट इज फॉर द विंटर्स। तो इस टाइप के आपको कुछ सीजनल वेरिएशंस होता है। लास्ट इज द irregular variations which are totally we are not aware of, जैसे covid is one of the example, तो it's irregular variations, right? Time series is important, so just read it again, right? Next is the smoothing technique. स्मूथिंग टेक्निक्स वहां पे काम में आता है जब कोई आपके पास सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स नहीं होते, तो वहां पे आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज पे नॉर्मली एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, so it's not it's a little bit tricky one, so if you can skip then also it's purely up to you, but yes, इसमें नॉर्मली आपकी दो टाइप्स की होती है। एक आपका एक मूविंग एवरेज रहता है जहाँ पे आप सबको ऐड करके डिवाइड करते हैं, एंड सेकंड इज द वेटेड एवरेज, जहाँ पे आप हर एक पर्टिकुलर ईयर को वेट देते हैं। वाई बोथ आर डिफरेंट, सी एक केस ऐसा है जहाँ पे मेरे पास 5 साल का डेटा है एंड मैं हर साल को इक्वली कंसीडर कर रहा हूँ, 5 ईयर्स का है तो मैंने सबको 20% वेटेज दिया। सेकंड केस ऐसा है जिसमें मैं ईयर के अकॉर्डिंग वेट भी चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज 5 साल पुराना डेटा है तो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको सिर्फ 10% वेटेज दे रहा हूँ, राइट, मे बी 5%। फिर नेक्स्ट ईयर को मैं 10% दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट को मैं 15 दे रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट को 20 दे रहा हूँ, लेटेस्ट वाले को मैं 30% दे रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट जो डेटा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 5 साल पहले क्या इन्फ्लेशन था, क्या चेंजेस हुआ, डजेंट मैटर्स मी, so that's why I just bothered. I need to consider the old cases as well, but yes, I just give more weight to the recent one. So these are the two methods of the smoothing techniques. Then next is the barometric methods, that is used to speculate the future trends based on the current developments, जिसमें आपके leading और normally आपके दो leading, lagging, and the third one is the coincident indicators. लीडिंग इंडिकेटर्स वो है जहां पे वो इवेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट, ठीक है। लैगिंग इज वेयर द आर क्रिटिकल टू इंटरप्रेट हाउ इट विल चेंज दिस, लाइक इट विल इंक्लूड द इवेंट्स दैट फॉलो अ चेंज, एंड कोइंसिडेंट इज विद व्हिच कैन वर्क साइमल्टेनियसली विद द करंट डिमांड, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे लीडिंग इंडिकेटर है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड समथिंग। लैगिंग के अंदर नॉर्मली आपके जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, जो ऑलरेडी लैग कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट पर यूनिट हो गया, वो आपके लैगिंग इंडिकेटर्स हो गए। एंड कोइंसिडेंट इज जहाँ पे आप डोमेस्टिक जीडीपी की बात कर रहे हैं या फिर आप एग्रीगेट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, दैट आर द barometric one. These are not much important, so I don't go into in depth of this. लास्ट इज द इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक के अंदर आपकी रिग्रेशन एनालिसिस आता है, नॉर्मली इस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। सो रिग्रेशन इज सिंपली जो आपका लीनियर रिग्रेशन या फिर आपका मल्टीपल रिग्रेशन रहता है, जहाँ पे आप एक सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल आपका डिपेंडेंट एंड सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन इट्स द लीनियर वन। और जहाँ पे आपका एक डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन इट्स अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। नॉर्मली जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c रहता है, जो आपकी फॉर्मूला होता है फॉर लीनियर, एंड इफ इट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस mn प्लस xn प्लस c, देन इट्स अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, राइट। Then next comes as the limitations and criteria. This is important from theoretical, not always, but sometimes the question comes कि what are the certain limitations and what are the certain criteria of good demand forecasting. So limitations की अगर हम बात करें, so it's very important कि आपके historical data होना चाहिए. Many a times we are not having the historical data, so it's the lack of historical data. Unrealistic assumptions. Many a times we assume something, but we know that these are not realistic one because market is changing, टेस्ट इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हम इन जब भी हम डिमांड या सप्लाई की बात करते हैं, वी जस्ट नीड टू मेक सर्टेन एजम्पशन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वी नीड टू कीप समथिंग कांस्टेंट, एंड इन रियल लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक थिंग्स। देन कॉस्ट इनकर्ड, ऑब्वियसली आप जब ये कर रहे हैं तो इट विल रिक्वायर सम कॉस्ट, चेंज इन द फैक्शन, लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। Lastly comes the criteria of the good demand forecasting. So normally इस पे एक MCQ क्वेश्चन भी आ जाता है, you will give 4 of them and say कि which of the following is not the criteria of this. तो accurate होना चाहिए, timely होना चाहिए, affordable होना चाहिए, interpret कर सके, flexible होना चाहिए, ease with the available data and ease of the use, implementation इसका easy होना चाहिए, reliable होना चाहिए, and durable होना चाहिए. So these are the certain criteria of the good demand forecasting.
So this is all about the chapter. This is chapter is a mix of important things, few important things. So let's study it well before the exam. It's a little bit longer, but not much typical. So you can just revise it once just prior to the exams. And if you have any doubts or any issue, just feel free to just connect to me at ngsa.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.